नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक, किस फसल का क्या रहा भाव। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करें दाल और खाद्य तेलों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि एक तरफ तो दाल महंगाई का जोर पकड़े हुए है, तो दूसरी तरफ खाद्य तेल की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चलिए रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। सीतापुर में दाल और तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले 3 माह में दालों में करीब 20% और तेल में 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर साफ दिखाई दे रहा है। रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। व्यापारी आने वाले दिनों में भाव कम होने के आसार कम ही बता रहे हैं। इससे लोगों को दाल और तेल खरीदने की अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है। दाल के बढ़ते रेटों ने गृहिणियों के चिंता में डाल दिया है। दाल के साथ साथ सरसों तेल, डालडा और रिफाइंड के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। व्यापारी ने बताया कि महंगाई का असर किराना वस्तुओं पर भी है। नवंबर-दिसंबर महीने में मूंग दाल 80 से 85 रुपए थी, जो अब बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच गई है। राजमा 125 तो अरहर दाल 94 रुपए प्रति किलो थोक में बिक रही है। सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वीरवार को इंडियन गैस कंपनी के सिलेंडर का रेट 825 रुपये रहा, जबकि 4 दिन पहले तक रेट 800 रुपये था। भोपाल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, तेल, दाल से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा हो गया है। सोयाबीन तेल के थोक भाव 128 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए। ऐसे में फुटकर में ये 140 रुपये किलो तक बिक रहा है। मूंगफली और सरसों तेल के भाव भी बढ़े हुए हैं। बाजार विशेषज्ञों की माने तो 8 महीने में तेल और दाल 25 से 35% तक महंगे हो गए हैं। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में इनमें राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि नई फसल आने तक तेल दालों के भाव बढ़े रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें सरसों की, तो सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल की महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। खाने के तमाम तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेल और तिलहनों की वैश्विक आपूर्ति कम होने के कारण कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स में सबसे सस्ता कच्चा पाम तेल का भाव बीते करीब 10 महीने में 89% उछला है। पाम तेल के दाम में इजाफा होने से खाने के अन्य तेल के दाम में भी जोरदार उछाल आया है। देश में सरसों तेल का बेंचमार्क बाजार जयपुर में इसका समय कच्ची घानी सरसों तेल का थोक भाव 125 रुपये प्रति किलो तक चल रहा है। देश के खाद्य तेल उद्योग संगठनों की माने तो अप्रैल से पहले खाने के तेल की महंगाई पर लगाम लगने के आसार कम ही दिख रहे हैं। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें काफ़ी ऊंचाई पर हो गई हैं, जिससे आयात महंगा हो गया है। लिहाजा घरेलू बाजार में भी खाने के तेल के दाम सर्वाधिक ऊंचाई पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरसों तेल की नई फसल बाजार में नहीं उतरती है, तब तक दाम में गिरावट के आसार कम ही दिख रहे हैं। खाद्य तेल के दाम में तेजी से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है, जो कि चिंता का कारण है। मगर किसानों को तिलहनों का अच्छा भाव मिलने से इनकी खेती में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, जिससे आने वाले दिनों में तेल आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सरकार इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है। विपक्षी दल तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि कीमत बढ़ाने घटाने को लेकर उन्हें हाथ में कुछ नहीं है। सरकार का कहना है कि तेल की कीमत सरकार नहीं, तेल कंपनियां तय कर रही हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जब सरकार के मंत्री ये कहते दिखाई पड़े कि तेल की कीमत तय करना ईंधन कंपनियों के हाथ में है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है। अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम कब लगाएगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कब होगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकती। अभी इस पर कुछ भी कहना धर्म संकट की तरह है। ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्र उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत के लिए उपकर या अन्य करों को कम करने पर विचार कर रहा है, सीतारमण ने कहा कि इस सवाल ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उपभोक्ताओं पर बड़े दामों के बोझ कम करने के लिए केंद्र और राज्यों को बात करनी चाहिए। ये तो हमने बात की थी दाल और खाद्य तेल की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ, जो कपास की है। चलिए नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। ओडिशा के कालाहांडी जिले में
के नाम से 1980 के दशक में भुखमरी का पर्याय बन गया था, लेकिन उसी इलाके में उच्च गुणवत्ता की कपास पैदा की जा रही है। बड़ी मात्रा में मालगाड़ी पर लद कर देश से बाहर जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कालाहांडी से पड़ोसी बांग्लादेश को उच्च गुणवत्ता वाले कपास का निर्यात शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि पहले थोड़ी बहुत कपास लॉरी से बांग्लादेश भेजी जाती थी। बुधवार को पहली बार भारतीय कपास निगम CCI ने जिले के जूनागढ़ रोड रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के माध्यम से बांग्लादेश को कपास की बड़ी खेप भेजी है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी 6500 गांठ कपास के साथ कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन तक जाएगी। इसमें कपास का वजन लगभग 2471 टन है। गांठों को 42 वैगनों में लादा गया है। बांग्लादेश को इस बड़ी खेप को भेजने के लिए डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रयास सराहनीय है। कालाहांडी राज्य का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है और इस बार जिले में 60,575 जमीन पर कपास उगाई गई थी। जिले के भवानीपटना, केसिंगा, गोलमुंडा, नरला और लौजीगार प्रखंड कपास की खेती में आगे है। जिला कृषि विभाग सूत्रों के अनुसार जिले में अब तक 5,50,576 क्विंटल बीज सहित कपास की खरीद करलावाड़ा, उलकेला और उचला में स्थित 3 कपास मंडियों के माध्यम से की जा चुकी है। ओडिशा में कपास की खेती पहली बार 2016-17 में ओडिशा में शुरू की गई थी। अब ये काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। ये तो हमने आपको बताया कपास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली की खबर की तरफ। गुजरात से निकल कर आई है। अब नजर डाल लेते हैं खबर पर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि 2020-21 में गुजरात में गन्ने का उत्पादन 1.07 करोड़ टन से 1.21 करोड़ टन यानी 20% तक बढ़ने का अनुमान है। राज्य में मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन खेती के क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण बढ़ने की उम्मीद है। मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात में गन्ने का रकबा इस साल 1.74 लाख हेक्टेयर से अधिक रहा, जबकि पिछले साल 1.50 लाख हेक्टेयर था। राज्य भर में गन्ने के रकबे में बढ़ोतरी के बावजूद चीनी मिलों में इस साल चीनी के उत्पादन में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी गई, क्योंकि इस वर्ष चीनी की रिकवरी कम है। गुजरात में वर्तमान में 15 सहकारी चीनी मिलें शुरू हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार गुजरात में 15 फरवरी तक 5.55 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उत्पादन 5.95 लाख टन था। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों, विशेष रूप से विस्तारित मानसून के कारण गन्ने से चीनी की कम रिकवरी हो रही है। परिणाम स्वरूप चीनी का उत्पादन पिछले साल के समान ही होने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा अधिक है, क्योंकि इस वर्ष पेराई सत्र थोड़ा पहले शुरू हुआ था। हालांकि उत्पादन पिछले सीजन के समान ही रहने की उम्मीद है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुजरात में गन्ने का उत्पादन 1.07 करोड़ टन से 1.021 करोड़ टन यानी 20% तक बढ़ने का अनुमान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो बिहार से निकल कर आई है। चलिए नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी निवेशक आएंगे और इससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प में गुरुवार को हुई बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि इससे बंद चीनी मिलों की शुरुआत होगी और नई चीनी मिलें भी स्थापित होंगी। राज्य में गन्ना का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का अधिक से अधिक मूल्य मिल सकेगा। इससे राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार होगा। 2006 में ही गन्ने से इथेनॉल के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी, जिसे उस समय की सरकार ने अस्वीकृति कर दिया था। उस समय एक बड़े निवेशक 21,000 करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि अब केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी निवेशक आएंगे, इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में मक्के का भी उत्पादन काफ़ी बड़ा है। मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इससे भी मक्का उत्पादक किसानों को काफ़ी फायदा होगा। ये तो हमने आपको बताया कि बिहार के किसानों को गन्ने का अधिक से अधिक मूल्य मिल सकेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से निकल कर आई है। अब नजर डाल लेते हैं खबर पर।
आईओसी के निदेशक ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 12,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ खाद्यान्न आधारित इथेनॉल परियोजना स्थापित करने की योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन से प्राप्त होने वाला सरप्लस फूड ग्रेड इथेनॉल बनाने के लिए फीड स्टॉक के रूप में काम करेगा। इस परियोजना के बाद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आईओसी के इंडी और स्टेट हेड ने कहा कि प्रतिदिन प्रत्येक 5 लाख लीटर क्षमता वाले प्लांटों के लिए 600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। दोनों आईओसी अधिकारियों ने तेलंगाना सरकार की सक्रिय प्रतिक्रिया के लिए सराहना की और राज्य में संयंत्र के लिए 2 स्थानों का सुझाव दिया। लगभग 80 एकड़ जमीन पानी का एक निरंतर स्रोत और एफसीआई गोदामों से निकटता परियोजनाओं के सुविधा के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों राज्यों में प्रस्तावित 2 सुविधाओं देश में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों के हिस्से के रूप में इस तरह की 3 योजनाओं में से एक है। केंद्र ने 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल और 2025 में 20% का उपयोग का टारगेट रखा है। ये तो हमने आपको बताया इथेनॉल के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो रबी फसल की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर पर। कांठल में रबी की अगेती किस्मों की कटाई होने के बाद उपज मंडी में पहुंचने लगी है। वहीं भाव भी गत वर्ष से ऊंचे मिल रहे हैं। ऐसे में यहां आवक लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर आगामी दिनों में आवक बम्पर होने की उम्मीद दिख रही है। व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर मंडी प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में अगेती रबी की फसलों के साथ अन्य किस्मों की फसलों की कटाई भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही कृषि मंडी में जिंसों की आवक होने लगी है। अभी यहाँ सरसों मसूर की मुख्य आवक हो रही है, जबकि लहसुन प्याज गेहूं जिंसों की भी आवक शुरू हो गई है। जिले में अगेती किस्मों के साथ ही गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो गई है। ऐसे में गेहूं की भी आवक यहां मंडी में होने लगी है। अभी यहां मंडी में 500 बोरी गेहूं की आवक हो रही है, जिसमें से 200 बोरी नए गेहूं की आवक हो रही है। ये हो रही है आवक कृषि मंडी में रबी की फसल की आवक हो रही है, ये जिसमें 500 बोरी गेहूं और 100 बोरी मक्का, 200 बोरी चना, 15 बोरी मसूर, 1300 बोरी सरसों, 50 बोरी मेथी, 1000 बोरी सोयाबीन, 100 बोरी अजवाइन, 1000 बोरी लहसुन और 50 बोरी प्याज, 250 बोरी धनिया, 50 बोरी जौ, 50 बोरी असालिया की आवक हो रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वीवा जूसर ब्लैक।